अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। पार्टी के मंशूर पार्टी की टिकटों की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू की गई है और मुस्लिम लीग नवाज के जो अगले महीने में जलसे शेड्यूल किए जा रहे हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। एहसन इकबाल साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और मुस्लिम लीग नवाज काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो चौथी मरतबा इक़्तिदार संभालने वाले हैं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है और जो PTI के चेयरमैन इमरान खान हैं उनके साइफर केस के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई है। 7 नवंबर तक अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत ने समाअत को मुलतवी कर दिया है और जो 10 गवाहान तलब किए गए थे उन तमाम के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके और उनको तमाम 10 गवाहान को दोबारा से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त जो तैयारियां कर रही है कि मुल्क में जलसे किए जाएंगे, पावर शोज होंगे, इलेक्शन कैंपेन का आगाज होगा और जो उनके सियासी मुखालफीन उन पर तनकीद कर रहे हैं, कितनी उनकी तनकीद में सच्चाई है और साइफर केस का क्या मुस्तकबिल है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर जावेद हाशमी साहब और हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नवीद मलिक साहब ने। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जावेद हाशमी साहब, मैं सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि 21 अक्टूबर को बड़ा वार्म वेलकम हुआ मियां नवाज शरीफ साहब का, लाहौर में जलसा हुआ, नून लीग ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया, उनके सियासी मुखालफीन ने इस पर सवालात उठाए कि ये तो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर जलसा किया, मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट हासिल है और वो एक खुसूसी मेहमान के तौर पर ट्रीट किए जा रहे हैं। सर, आप इतने पुराने उनके साथी, आप जलसे में नजर नहीं आए, कोई नाराजगी है आपकी नवाज शरीफ से? मुझे जलसे में जो पार्टी क़यादत थी उसने भी यही कहा था और फिर वाकई यहाँ हमारी एक शबे मुस्कुराहट होती है और उस शाम को पूरी रात हम जागते हैं। अल्लाह के रसूल की एक महफिल होती है, वो पहले से शेड्यूल थी। मुझे ना भी बुलाते शायद मैं चला जाता, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन रीज़न यही थी कि यहाँ शबे मुस्कुराहट वो दूर दूर से पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आते हैं, तो वो रात उनके साथ हम गुजारते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं आ सका था, तो इसके अलावा तो खास वजह ठीक है, जाती मसरूफियात की बिना पर यानी आप जलसे में शामिल नहीं हुए। लेकिन जो मुखालफीन तनकीद कर रहे हैं कि ये जलसा तो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर करवाया, जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था, ओन चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमाओं को भी वहाँ पर उनके वेलकम के लिए देखा गया। आप समझते हैं कि उनका जलसा कहीं और से करवाया गया और तमाम तर तैयारियां कहीं और हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जड़ें हैं और वो पूरे मुल्क में जड़ें मौजूद हैं। वो जब जलसा करना चाहें, अभी और जलसे भी करेंगे, कर सकते हैं। इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। वो ये अलग बात है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की रुकावटें डालना चाहती तो फिर जलसे को वो ख़त्म किया जा सकता था, खराब किया जा सकता था। लेकिन अगर वो उनकी सपोर्ट ना भी हो, मुस्लिम लीग के अंदर ये सख्त जरूर है। बाकी आप पूछ रहे हैं, मेरा थोड़ा सा एक इख्तलाफ राय है अपनी पार्टी के हजरात से भी कि ये समझा जाए कि ये इलेक्शन हो जाएंगे और आराम से मुस्लिम लीग को। जावेद हाशमी साहब, सवाल ये भी उठता है कि 4 साल वो पाकिस्तान नहीं आए, कुछ ऐसे मौके भी थे जब उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी था लेकिन वो लंदन में ही रहे और फिर उनके भाई जब प्राइम मिनिस्टर बने, 16 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे, तब भी वो पाकिस्तान नहीं आए। अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनके भाई नहीं हैं और कोई हुकूमत में नहीं है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका इस तरह शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है,
तो क्या कोई डील हुई है, उनको कोई श्योरिटी दी गई है, यकीन दहानी करवाई गई है कि आप आए, आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे और आप सियासत भी करेंगे? देखिए, मेरी तो जब आपने मुझसे बात पूछनी नहीं है तो मैंने अपनी ओपिनियन देनी है। उसके अंदर कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो इक़्तिदार है वो अभी बहुत अरसे तक यही रहेगा जहाँ पे है, और ये वक्त की बातें हैं, इंतखाबात की बातें भी अभी तक नहीं यकीन के साथ कहा जा सकता कि इंतखाबात भी होंगे। जब मैं इंतखाब होते नहीं देख सकता, नहीं देख रहा, तो चौथी दफा वजीर आजम बन। तो ये जावेद हाशमी साहब, इलेक्शंस का हम देख रहे हैं कि सूबों में जब इलेक्शंस का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो बारहा उज़र पेश किया जाता रहा। कभी अमनो अमान का मसला है, कभी इलेक्शन करवाने के लिए फंड्स नहीं हैं, और फिर चीफ जस्टिस ने फिर स्टेट बैंक को डायरेक्ट कहा कि आप फंड्स जो है वो डायरेक्ट दे इलेक्शन कमीशन को, फिर भी इलेक्शंस नहीं हुए। और तमाम तर हालात बेहतर होने के बावजूद सूबों में इलेक्शंस नहीं हुए। अब जनवरी की डेट दी गई है, 28 जनवरी को इलेक्शंस हो सकते हैं बरोज इतवार। आप समझते हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे? और अगर इलेक्शंस नहीं होते तो कसूरवार कौन है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, किससे पूछा जाए कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे मुल्क में? देखिए, अब आप तो आज तमाम पार्टियों ने ये मुतालबा कर दिया है बशमूल मुस्लिम लीग नून के कि इलेक्शन उस जो गिवन है पीरियड, उसके कहा इनके मुताबिक फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। यही पीपल्स पार्टी चाहती है, यही तहरीके इस काम इन तक वो भी चाहते हैं, और तहरीके इंसाफ वाले भी कह रहे हैं। अब ये देखें कि उसमें इलेक्शन कमीशन कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। मुश्किलात भी जरूरी भी हैं। देखिए, अगर आपका की मरदमशुमारी के बाद कुछ सूबों की सीटें कम हो गई, कुछ की ज्यादा हो गई, तो वो अब उनको उनका हक ना दिया जाए तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? ये कॉम्प्लिकेशन हैं। फिर जो सेनेट है उसकी मुद्दत तो मार्च में खत्म हो जाएगी, फिर वो आधी पहले नहीं है, आधी फिर नहीं रहेगी। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसको पैदा किसने किया है, क्यों पैदा हुई है, उसकी जिम्मेवारी बिल्कुल तहरीक इंसाफ पे भी है और एस्टेब्लिशमेंट पे भी है और इलेक्शन कमीशन पे भी है। उन्होंने मुल्क को मुश्किलात के अंदर इसमें डाल दिया है, और इन मुश्किलात का हल निकालने के लिए आइन को और पाकिस्तान की अदलिया को और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बैठना होगा कि फौरी तौर पर, और तमाम सियासी पार्टियों को, कि हम एक मुतफिका लाया अमल बना लें, तब जाके पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। वरना ये बहरान और ज्यादा गहरा होता जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की तो फिर हुकूमत होगी, क्या पाकिस्तान भी होगा? ये बदकिस्मती है हमारी। कुछ नहीं सोचते जो, तो उनको अभी से ये सोचना चाहिए। ठीक है, क्या नून लीग को इख्तिदार मिलेगा? ऐसा मामला है? आपको लगता है कि अब अगर आई मुस्लिम लीग नवाज तो दोबारा से अक्सरियत हासिल कर सकेगी? ये अर्ज करूं कि पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग को अगर वो समझ रहे हैं कि हमें ये इख्तिदार मिलने वाला है, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। एक बात तो ये नोट कर ले। दूसरी ये है कि मैंने इमरान खान, नवीद मलिक साहब साथ मौजूद है। नवीद मलिक साहब, सुन रहे हैं सर आप? जी सुन रहा हूँ सर। जावेद हाशमी साहब साथ हमारे मौजूद हैं और गुफ्तगू की जा रही थी, आपने सुनी है उनकी सारी गुफ्तगू। साइफर का ये जो मामला है सर, अभी 7 नवंबर तक इसको किया गया है। क्या आपको लगता है गवाहान क्यों नहीं पेश हुए, बयानात क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए? देखें, जो चेयरमैन पीटीआई है उन पे साइफर केस में फर्ज जो है वो लग चुका है, चार्ज फ्रेम हो चुका है और अब वो एविडेंस पे चल रहा है। ये फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी, मेरा ख्याल है गवाहान को
पेश करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन ने पेश करने थे, लेकिन आज गवाहान पेश नहीं हुए और दोबारा गवाहान की तलबी के लिए नोटिस 7 नवंबर के लिए जारी किए गए हैं। तो ये कोई खैर एक एज पर रूटीन की बात है। एक प्रोसिक्यूशन कभी साल गवाही पेश करती, कभी 6 महीने पेश नहीं करती। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि चूंकि साइफर केस जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंस जो है रखता है, और नेक्स्ट डेट पे शायद जो गवाहान है वो पेश होंगे, और अगर गवाहान ना पेश हो तो उनको उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं। कोर्ट हर प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है उनकी जो अपीलेंस है उसको जरूरी करने के लिए। ठीक है जावेद हाशमी साहब, क्या लगता है नवाज शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, बनेंगे वो? दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है, इन्होंने भी, मैंने इमरान खान को रोका था कि जिन लोगों के जरिए आप इक़्तिदार ले रहे हैं वो वक्त आएगा तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे और फिर आपको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। आज इस क्राइसिस की जिम्मेदारी में इमरान खान भी मौजूद है, हालांकि वो पॉपुलर है, वोट पड़े तो उसको अक्सरियत उसको मिलेगी, लेकिन जो रास्ते खुद उन्होंने बंद कर दिए। और मुझे तो, मैंने तो पार्टी को छोड़ दिया इसी बात से, और वो मैंने खुदकुशी कर ली। मैंने कहा मैं आपको रास्ता रोकना मेरा फर्ज है, इमरान खान साहब माने ना माने आपको अदलिया और जो हमारे जर्नल हैं उस वक्त के, वो नवाज शरीफ को उन्होंने निकालना है। जैसे मैं आप कह रहा हूँ कि इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा, उस वक्त मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिलने वाला है, लेकिन उसको वो निकालना चाहते हैं। आप उनके हाथ के अंदर हथकंडा ना बने। झगड़ा ये है मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो अपनी सियासत को पीछे धकेल गया। मुझे तो मुस्लिम लीग वाले भी आज तनकीद करेंगे, इस जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ इसके बाद मजीद तनकीद करेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जो देख रहा होता हूँ, जो सच समझता हूँ वो कह देता हूँ। जरूरी नहीं मेरी हर बात पूरी हो, लेकिन सवाकन 99% बात हुई पूरी हो जाती है। ठीक है, और आप लड़ेंगे इलेक्शंस इस मर्तबा 2024 जनवरी में? अगर उन्होंने इलेक्शन में मुझे टिकट दिया या ना दिया, वो तो मैं मुल्तान से लड़ूंगा, और देंगे भी सही। क्यों, मैंने कोई खिलाफ वर्जियाँ तो नहीं की हुई ना। डिसिप्लिन के साथ, इमरान के साथ भी डिसिप्लिन के साथ खड़ा था, फिर बात समझाने की कोशिश की थी। इनको भी जो सख्त बातें कह देता हूँ तो वो मैं कहूँगा। टिकट दें ना दें, इलेक्शन तो मैं भी लड़ूंगा। ठीक है, और सर ये शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर से नाराजगी की क्या वजह है? क्यों उनसे नवाज शरीफ से नाराज दिखाई देते हैं? या जो पुराने उनके साथी थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, ऐसा है कुछ? देखिए, उसमें मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी का कसूर ज्यादा है। उनको बहुत कुछ दिया, वजीर आजम उनको बनाया, अपनी सीट दी, उनकी हमशीरों को सीटें दी, तो वो उनका कोई असूली इख्तलाफ नहीं है। इसी तरीके से चौधरी निसार खान साहब भी एक जो है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। हम तो उस वक्त भी अपने हल्के में काम भी नहीं करा सकते थे, ना नवाज शरीफ साहब हमें ज्यादा फंडिंग दी सारी उम्र में, मुझे टिकट तक भी नहीं दी। तो मैं तो इसके बावजूद पार्टी में खड़ा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मरियम नवाज का भी राइट है लीडर बनने का, मैं तो हमजा का भी राइट तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मैं उनमें कैंडिडेट नहीं हूँ जो उनके मुकाबले थे। जो अब्बासी साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, वो तो चाहते थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बन रहा है, उनकी असूली इख्तलाफ नहीं है। उनको पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले।
ठीक है, जावेद हाशमी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद मलिक साहब, ये इमरान खान के हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एसएसपी अनूश रहमान साहिबा ने कि ट्रायल में ताउन नहीं किया जा रहा, ना पार्टी लीडरशिप की जानिब से, ना चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। और इस पर हमने कल भी एतजाज हसन साहब से गुफ्तगू की। ट्रायल जो है किस तरह का पीटीआई चेयरमैन चाहते हैं कि ट्रायल होना चाहिए, और क्या उनकी तरफ से कोई रुकावट आती हुई देख रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ट्रायल में तावन नहीं करे। मुझे थोड़ा सा जैसे जो मैंने सुनी, उन्होंने कहा था इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रायल में कोई चेयरमैन पीटीआई के तावन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ही इज अंडर अरेस्ट और वो जुडिशियल लॉकअप में है, और वहां पे उनके खिलाफ जो है वो जेल में ही ट्रायल जो है वो हो रहा है साइफर मुकदमे का। तो इसमें उनके तावन की सच मैं नहीं समझता हूँ कि उनके तावन की जरूरत है कि वो तावन करेंगे तो ट्रायल आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो गवाहान है वो प्रोसिक्यूशन ने पेश करने हैं, और उसके बाद जो चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने उन पे क्रॉस एग्जामिन करना है, और उनके वकील हर डेटा अफेयर में पेश हो रहे हैं। ये हर जगह टेक्निक होती है, किसी जगह को एप्लीकेशन देना, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा लिंग अराउंड करने की कोशिश करना, या अपने कोई मौकफ सवा मिसल पे लाने की कोशिश करना। ये हर डिफेंस लॉयर की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और कोशिश होती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ट्रायल में वो कोई हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो बाकी मुल्जमान हैं उनकी हद तक हमने जो चालान है वो अदालतों में दाखिल कर दिया है, और जो मेन जो इनके हेड हैं या चेयरमैन पीटीआई हैं वो इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो वो कह सकते हैं, लेकिन ट्रायल में मेरा ख्याल है उनका कोई इतना कंसर्न नहीं है। ठीक है, नवीद मलिक साहब और जावेद हाशमी साहब प्रोग्राम हमारे साथ हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे साइफर केस के हवाले से, और एक अहम डेवलपमेंट आज जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस के हवाले से भी हमने बात करनी है। आज साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने अहम तरीन बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी के साथ जवाब भी जमा करवा दिया है, और लिखा है कि फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पेमरा मुझ पर और हुक्काम पर शदीद दबाव था, और इस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की। हम इस पर भी बात करते हैं। और इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं एहतसाब अदालत में, तोशा खाना के हवाले से जो केस है पीटीआई चेयरमैन पर, साइफर का केस है, अल कादिर ट्रस्ट का केस है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। नवीद मलिक साहब साथ मौजूद हैं। जी नवीद मलिक साहब, आपको आवाज़ आ रही सर? जी सर। जी नवीद मलिक साहब, मैं सर ये जानना चाहता हूँ, लोग इस वक्त ये पूछ रहे हैं, अवाम में सवाल ये है कि एक तरफ तो तमाम तर जो केसेस थे एवन फील्ड जो ऑफशोर कंपनीज के हों, जो पैनामा पेपर्स के हों, और जितने भी एलिगेशंस हों जिनकी पादाश में मियां नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क भी चले गए, खुद साख्ता उन्होंने जिला वतनी काटी और अब वो वापस आ गए हैं, उन केसेस का क्या स्टेटस होगा? और जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उन पर जो केसेस बनाए गए उसकी डे टू डे जो हियरिंग है वो पाबंद सलासल है। सर, इन केसेस में क्या डिफरेंस है? आप नहीं समझते कि बतौर कानूनी माहिर के एक पार्टी को रिलीफ मिल रहा है और दूसरी को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा? देखिए सर, बदकिस्मती तो हमारे मुल्क की ये है कि यहाँ पे जो सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं उसी से सारा हमारे मुल्क की हालात भी खराब होते हैं, और एक दूसरे पे हम कीचड़ उछालने में लगे रहते हैं बजाय ये कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। आप मुझे ये बताएं कि बल्कि आप मेरे से ये इत्तफाक करेंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा केस बनाया गया और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से नाअहल किया गया और उनको घर भेज दिया गया, वो अब कोई केस था या उस पे अब मुझे वो जो जजमेंट थी उस पे अब हजारों उंगलियां उठ रही हैं और सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की गई, कि एक पनामा केस था। पनामा केस में जब कोई चीज नहीं मिली तो फिर वो अकामा के बुनियाद पे अपने बेटे से एक तनख्वाह जो कि रिसीव भी नहीं की गई उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा नहीं ये भी एसेट्स में होता है और ये नहीं डिक्लेयर किया गया, लिहाजा चलें आप घर जाएं। तो इस तरह की जो अनफॉर्चुनेटली जो मुकदमात हैं, और अदालतों से भी बड़े मुअद्दबाना तौर पे अर्ज करूंगा
कि उनके भी जो है इन हालात में कई ऐसे फैसला जात हैं वो वो काबिल फख्र नहीं है। तो उसके बाद इसी तरीके से वो 4 साल बैरून मुल्क रहे, उनकी मिसेज की डेथ हो गई, उनकी वालदा की डेथ हो गई। जाहिर बात है तकलीफ उन्होंने बहुत काटी। अपने मुल्क से दूर रहना, चाहे आप कितनी भी ऐशो इशरत में रहते हो, लेकिन अपने मुल्क से दूर रहना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा वो भी गलत हो रहा था। और अब जो मुकदमात बन रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई जेनुइन मुकदमा है, और 2-3 मुकदमात मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में भी और बाकी भी जगह पे ये जिक्र किया कि तो चले बाकी मुकदमात को अगर हम छोड़ दें, तब भी ये 2-3 जो मुकदमात हैं, ये चेयरमैन पीटीआई के लिए जो है आगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और वो उन मुकदमात में एक जो साइफर मुकदमा है वो मुकदमा है, तोशाखाना केस का मुकदमा है, और जो है वो अलकादर ट्रस्ट वाला मुकदमा है। तो ये 2-3 मुकदमे तो हैं जिनमें कुछ मवाद लगता है कि कुछ उनके खिलाफ मवाद है। बाकी जो 9 मई का केस है वो भी एक इम्पोर्टेंट केस है। उस हवाले से भी जो अवाम के तसरात हैं या बाकी जो लोग, जाहिर बात है जब आप अपने इदारों को बुरा भला कहेंगे तो फिर आप कहाँ पे हमारी हैसियत रह जाएगी। तो ये 2-3-4 मुकदमात हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो मुकदमा इतनी सीरियस नौयत का है। और साइफर के हवाले से जो दीगर कानूनी माहिरीन हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, अब साइफर का क्या सर स्टेटस है? साइफर को पब्लिक नहीं किया गया, ये जो गवाहान जिनको दोबारा से नोटिस जारी किया गया है, इनके बयानात कितनी अहमियत के हामिल हैं और किस तरह से इस केस पर असरअंदाज होंगे? देखिए, पब्लिक तो किया गया, पब्लिक में लहराया गया, बाकी चीजें की गई, वो तो उनके खिलाफ। मैं अब उसके मेरिट पे नहीं जाऊंगा। मुझे पार्टी नहीं बनना चाहिए, कानूनी एक राय लेनी चाहिए। तो उस हवाले से तो उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है। फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बाकी जो उनके बड़े करीबी लोग थे, वो अब उनके खिलाफ गवाहान की सूरत में प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है। अब ये सारी चीजें, सारी सूरत हाल वाज़ेह उस वक्त होगी जब इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की होगी अदालत में, और फिर जब इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो असल सूरत हाल है वो निकल के सामने आ जाती है कि इस मुकदमे में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है। अब ये ट्रायल स्टेज पे मुकदमा है, जब तक गवाह की स्टेटमेंट नहीं होती और उन पे फिर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती, मैं कुछ इस पे कोई कतई राय देने से हम कासिर है। कोई भी नहीं दे सकता है कि इसमें फर्दर क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। कुछ गुफ्तगू आज करते हैं। आज आखिरी रोज है गैर मुल्की तारकीन वतन जो पाकिस्तान में मुकीम है उनके इनखला का, और यकीनी तौर पर एक बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की है जो वॉर के बाद पाकिस्तान में मुंतकिल हुए और यहाँ पर अब उनकी दूसरी तीसरी नस्ल परवान चढ़ रही है। इससे पहले भी इस तरह के अहकाम आ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो क्राइम हुआ और पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक वेव आई, उसमें ताने बाने बड़े स्ट्रांगली कुछ लोगों के साथ मिल रहे थे, कुछ ग्रुप्स के साथ मिल रहे थे। और हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुकूमती शख्सियात की भी, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी आकर ये बताया कि अफगान गवर्नमेंट जो है हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, और जो हाइड आउट्स इन टेररिस्ट के हैं ये अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अब अफगानिस्तान में नेटवर्क्स क्या इन लोगों की सपोर्ट करते रहे और बाकायदा तौर पर प्री प्लान तरीके से तमाम तर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में हुई, ये एक अलग डिबेट है। ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज इनखला का आखिरी रोज़ है, कितने अफगान गैर कानूनी तरीके से जो पाकिस्तान में मुकीम थे वो अपने वतन वापस जा चुके हैं, कितने हमारे पाकिस्तान में जो है इस वक्त। और अहम सवाल ये कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, और आलमी सतह पर पाकिस्तान जो किस तरह से इस तमाम तर सिचुएशन को डील करेगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। मोहतरमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देख रही हैं? देखिए, हमारे जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। हमारे लोगों के कल्चरल भी ताल्लुकात हैं, फैमिली टाइज भी हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के इक़दाम लेते रहें जो हमारे रिलेशंस को मजबूत से मजबूत करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ रिसेंट इश्यूज आए जिसमें एक हमें टेररिज्म का एक पाकिस्तान में जो इंक्रीज आया
उसकी वजह से हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, हमारी एजेंसीज ने ये देखा कि बहुत सारे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि लिंक्ड हैं अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से, जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स की हैं। तो इसके बाद हमने एक अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस शुरू किया हुआ है और उस पर जोर दिया है कि जल्द से जल्द इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लें। इसी तरह से जो अभी हम कल से जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है वो उन लोगों की है जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मौजूद थे। सिर्फ उसमें अफगानी नहीं, बहुत और भी नेशनैलिटीज हैं, और इन पर हमारा हम समझते हैं कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारी रिलेशंस में जो कुछ आई हैं उनको दूर करने में एक मदद मिलेगी। ठीक है, और जो अभी तक अपने मुल्कों की तरफ नहीं मुंतकिल हुए उनके खिलाफ क्या पॉलिसी है, क्या किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए जी, ये तो पॉलिसी आपने सुना होगा, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज वजीर आजम ने भी इस पर बात की, और वो यही है कि जो लोग रजाकाराना तौर पर 1 नवंबर से पहले चले जाएं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो 1 नवंबर की को यहाँ पर पायल गए और इलीगल हुए, उनके वीजा ओवरस्टे हुए या और गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान पर आए, उन सबको पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा, जिसमें डिपोर्टेशन भी शामिल है, और वो कल से प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक है। अच्छा मुमताज साहबा, ये अभी आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं ये तो तारीख़ में इतनी बर्बरियत की मिसाल हमें कम देखने को मिलती है। एक अमरीकी अदाकारा ने तो ये कहा कि हिरोशिमा में जिस तरह से जापान पर हमले हुए ये उसके मुतरादिफ है। इस वक्त फ़लस्तीन को और गज़ा के जो रहायशी हैं उनको तमाम तर इस्लामी ममालिक की मदद भी दरकार है, सपोर्ट भी दरकार है, और अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सीज़ फायर के भी अहकामात आए हैं, करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान की तरफ से पहले भी खबरें सामने आ रही थी कि हेल्प आउट करने के लिए यहाँ से भी सामान गया है। अब भी इस तरह के मामला चल रहे हैं स्टेट की सतह पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अपने इस मुश्किल वक्त में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है, और हमने यूनाइटेड नेशंस में जो आप जिस करारदाद का जिक्र कर रहे हैं उसमें कंसेंसस डेवलप करने में पाकिस्तान ने कलीदी रोल अदा किया। इसी तरह हमने OIC में भी एक OIC की मुत्तफ़िका पोजीशन को डेवलप होने में पाकिस्तान ने एक लीडरशिप रोल अदा किया है। हमने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी भेजी है, जिसमें अद्वियात भी हैं और खैमे और कंबल भी हैं, जो कि इस वक्त जब सर्दी आने वाली है उसमें उनको बहुत ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आगे भी हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को जो ज़रूरियात इस तरह की आएंगी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के सिलसिले में, पाकिस्तानी हुकूमत ज़रूर उसका साथ देगी। ठीक है, अब बात ये की जा रही है ब्रॉडर उस पर कि अगर रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाए तो जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपनी फ़ौजें भी भेज सकते हैं फ़लस्तीन में, फ़लस्तीनियों की हमायत में, यहाँ पर उनके साथ इसराइली फ़ौजों के खिलाफ लड़ने के लिए। पाकिस्तान भी इस तरह कोई इक़दाम उठा सकता है? जी, पाकिस्तान का इस किस्म की कोई इस तरह का कोई फैसला नहीं है। ठीक है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। नाज़रीन, आज जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं, आज आखिरी रोज़ था और जो गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान में मौजूद थे, बहुत उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो इनखला कर चुकी है, अफ़गानिस्तान वापस या दूसरे ममालिक वापस जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको ट्रेस आउट करके वापस उनके ममालिक में उनको भेजा जाएगा। सवाल ये है कि जो यहाँ पर काफ़ी अरसे से रहायश पजीर हैं या यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं, स्टेट उनके साथ किस तरह से डील करती है और किस तरह से उनको अपने ममालिक में जो है वो दोबारा भेजा जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रुखसान मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।